हाँ, तुम हाँ तो फिटिस कर लेना। एक मिनट नहीं बात करते हैं, बट इतना नहीं। बोलिए सर। नमस्कार, मैं एडवोकेट सुधीर कुलकर्णी। अंबाजोगाई पीपल्स बैंक ये अंबाजोगाई की है, इनकी एक शाखा है यहाँ इन सिडको में। वहाँ से मेरे जो पक्षकार है अभिजीत पवार, सौ अनीता पवार और आकाश पवार, इनके 3 प्रपोजल सैंक्शन हुए थे बच्चों का स्कूल का वसतिगृह कंस्ट्रक्शन करने के लिए। 1-1 करोड़ के 3 प्रकरण सैंक्शन हुए थे। बैंक ने 50-50 लाख रुपए डिसबर्स कर दिया था। उसके बाद में कोविड चालू हुआ था और कोविड के बाद में ये पूरी फैमिली बॉम्बे पूना में हॉस्पिटलाइज थी। इनको ये नहीं मालूम था कि आज की डेट में अपना कारोबार क्या चल रहा है। ये इनो खाली अपने पिताजी के देखभाल में लगे थे। उस वक्त ये बैंक ने क्या किया, तो 2021 मार्च में खाता एनपीए में गया, तो इन्होंने 5-5 लाख 11-11 लाख इलीगली इनको बिना पूछे, इनका कोई एप्लीकेशन ना लेते हुए इनके अकाउंट पे डिसबर्स किया और उसी दिन ब्याज वसूल हो गया ये बताने के लिए रिवर्स एंट्री ले लिया। बाद में 1 साल में कुछ एक भी एंट्री नहीं है। 2022 का जब मार्च आया तो वो मार्च में भी बैंक ने इलीगली 11-11 लाख डिसबर्स किए 3 अकाउंट पे और वो ब्याज के तौर पे वसूल करके लिए ऐसा बताया। फिर 2023 में फिर से 21-21 लाख रुपए की एंट्री तीनों अकाउंट पे मारे और ब्याज वसूल हो गया ऐसा बताने के लिए, वसूल करके लिए। इसका कोई भी मालूमात ये तीनों को नहीं थे क्योंकि ये हॉस्पिटलाइज थे। जब जानकारी हुई तब आने के बाद इनको सब देखा तो मालूम हुआ कि बहुत बड़ी गड़बड़ी बिना पूछे बिना एप्लीकेशन लेके बैंक ने की है। लेकिन तब तक महाराष्ट्र कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट जो है उसका सेक्शन 101 का जो वसूली दाखला रहता है वो पारित हो चुका था। बैंक ने 101 की सर्टिफिकेट लिया था। अभी 101 का सर्टिफिकेट लेने के बाद अगर कहीं जाना है ऊपर के कोर्ट में तो 50% अमाउंट भरना पड़ता है आउटस्टैंडिंग अमाउंट के। तो इन्होंने जो लोन नहीं लिया था, जिसका इन्हों उपभोक्ता नहीं है, लेकिन बैंक ने जो आंकड़े ज्यादा बढ़ा के उस टाइम जो 50% भरना जरूरी हो गया था उसके हिसाब से 1 करोड़ 27 लाख रुपए भर के यहाँ ज्वाइंट रजिस्ट्रार ऑफिस जो है माननीय जरे साहब जी वहाँ के न्याय देवता है उनके पास इनका पूरा मैटर गया। उन्होंने बारकाई से पूरा देखकर कि पवार फैमिली के ऊपर कैसा कैसा आर्थिक अत्याचार ये बैंक ने किया ये उन्होंने देखा। एक तो महाराष्ट्र कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट की कलम से अगर एक बार संचालक मंडल अगर किसी के ऊपर कार्रवाई करने का संचालक मंडल अगर ठराव पारित करता है तो उसके बाद में ये बैंक को कोई भी लोन डिसबर्स करने को परमिशन ना गाइडलाइन आरबीआई देता है, ना कोऑपरेटिव एक्ट देता है, ना माननीय सहकार कमिश्नर साहब देते। लेकिन ये गलती बैंक ने 3 बार करे। 101 का दाखला निकालने के बाद भी इन्होंने 21-21 लाख रुपए इन तीनों के अकाउंट पे डाले और ब्याज के तौर पे वसूल करके लिए। ये माननीय जरे साहब ने बहुत बारकाई से पूरा प्रकरण देख के इनको न्याय दिया है। ये तीनों के जो 101 के वसूली दाखला मंजूर होके पारित हुआ था वो उन्होंने रिजेक्ट कर दिया है। और फिर 1 करोड़ 27 लाख जो अमाउंट डिपॉजिट करे थे इन्होंने ज्वाइंट रजिस्ट्रार साहब के सामने जाते वक्त, तो वो भी 7 दिन में लौटाने का सख्त आदेश दिया था। माननीय जरे साहब की जो ऑर्डर है उसमें बैंक ने जो इलीगल एक्टिविटीज की है उसकी वो बैंक के ऊपर स्ट्रिक्चर्स बहुत पास हुए हैं और लेकिन बैंक ने अभी तक इनका 1 करोड़ 27 लाख वापस नहीं दिया। उल्टी बैंक माननीय हाईकोर्ट में गई। ठीक है, हाईकोर्ट में भी कल बहुत देर तक हियरिंग हुआ लेकिन माननीय हाईकोर्ट से भी बैंक को कोई रिलीफ नहीं मिला है। अभी जो लोगों ने इलीगल एक्टिविटीज की है इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई हो। हमारे जैसे और कितने लोग हैं ये ढूंढने के लिए निकालने के लिए हमने जून 2025 में हम आर्थिक गुन्हे अन्वेषण शाखा संभाजीनगर में हमने कंप्लेंट किए थे बैंक के बारे में। लेकिन आज तक आर्थिक गुना किसी तौर पे नतीजे पे नहीं आया। उनकी इंक्वायरी आज भी चालू है और आज भी संबंधित जो भी दोषी लोग हैं उनके ऊपर कोई सख्त कार्रवाई नहीं हुई है। हमको पूरा विश्वास है ये पवार फैमिली के बारे में जो भी अन्याय हुआ है, आर्थिक अन्याय बैंक ने किया है, तो एक तो माननीय जरे साहब ने उनको न्याय दिया है, माननीय हाईकोर्ट भी उनको न्याय देगा और जो भी संबंधित लोग हैं उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई जरूर होगी। कौन है ये बैंक के संचालक, उनके नाम? बैंक के संचालक तो पापा सेठ मोदी बोल के चेयरमैन साहब है अंबाजोगाई के, और बाकी तो पूरा बैंक का 13-14 लोगों का संचालक मंडल है और उनको भी पहली तारीख से ये मालूम है कि क्या क्या हुआ है।
और एक मैं भी कोऑपरेटिव में प्रैक्टिस कर रहा था, तो मैंने पूरी जान लगा के कोशिश की कि ये प्रकरण कोऑपरेटिव का सेटल हो जाए। जो भी गलती बैंक की अगर कुछ हुए तो बैंक ने गलती मान के इनको सपोर्ट देना, इनका अकाउंट सेटल होना। लेकिन बैंक का इलीगल मोटिव था, बैंक ने आज तक कोई मैटर सेटल नहीं किया। और आपने बताया जो लोन लेने के लिए स्कूल आपने कुछ मॉडरेट किया था। देखो, ये जो लोन लिया था ना, ये बच्चों का बॉयज हॉस्टल बनाने के लिए प्रपोजल दिया था। इसका टोटल कंस्ट्रक्शन 3 करोड़ रुपए की 6 करोड़ की डिमांड थी, बैंक ने 3 करोड़ सैंक्शन किए थे, लेकिन खाली 50-50 लाख 1.5 करोड़ ही डिसबर्स हुए। कोविड के बाद में हमने कोई लोन हमारा डिसबर्स करो ऐसा एप्लीकेशन नहीं दिया है। ये अंबाजोगाई पीपल्स बैंक अंबाजोगाई की है और हमारा पक्षकार का लोन था सिडको ब्रांच में। तो सिडको बैंक से ये सब हुआ है। आप उनसे ज्यादा जानकारी लेकर ये पवार कुटुंब जो है उनको न्याय दिलाने में मदत करे, ऐसा मैं अपील करता हूँ। आम्ही माहे जून 2025 मध्ये आर्थिक गुन्हे अन्वेषण शाखेकडे न्यायाश्रित झालो होतो की याची खातेन्याय चौकशी करा आणि जर दोषी आढळले तर त्यांच्यावर योग्य ती कारवाई करा। म्हणून जून 2025 मध्ये आम्ही गुन्हे अन्वेषण शाखेकडे लेखी तक्रार दिलेली, त्याची पोचपावती आपल्याकडे आहे। दुर्दैवाने अजूनही गुन्हे अन्वेषण शाखेची चौकशी पूर्ण होत नाही आणि संबंधितांवर कुठलीही कारवाई कडक झालीये असं काही लक्षात येत नाही। या सगळ्या गोष्टीचा पाठपुरावा घेत असताना आम्ही बँकेच्या विरोधात माननीय मुख्यमंत्री महोदय यांच्याकडे, माननीय सहकार कमिशनर पुणे यांच्याकडे, त्यानंतर RBI कडे योग्य त्या पद्धतीनं आम्ही दाद मागितलेले आहेत। अर्जदार बँकेने या पवार कुटुंबाच्या विरुद्ध हायकोर्टात एक प्रकरण दाखल केलं, त्याच्यात काल मोठी सुनावणी झाली, त्यातही त्यांना कुठलाही मनाई हुकूम मिळू शकलेला नाही। 2 आठवड्याची मुदत माननीय उच्च न्यायालयाने या प्रकरणात अंतिम युक्तिवादासाठी ठेवलेली आहे। परंतु या सगळ्या प्रकारामध्ये माननीय जरे साहेबांच्या आदेशाचं जर आपण अवलोकन केलं तर असं लक्षात येतंय की खूप मोठे आर्थिक घोटाळे या तिन्ही कर्ज खात्यात विनाअधिकार झालेले आहेत। RBI NPA झालेल्या प्रकरणाला रिफायनान्स करायला परवानगी देत नाही। कलम 101 चा ठराव पारित केल्यानंतर कोणत्याही पद्धतीनं डायरेक्ट इनडायरेक्ट फायनान्स माननीय संचालक मंडळाला सुद्धा करता येत नाही। जरी संचालक मंडळ हे त्या बँकेचं परिपूर्ण अधिकार प्राप्त असलेलं जरी असलं तरी त्यांना कायद्याच्या चौकटीत हा व्यवहार करावा लागतो। अशा प्रकारचा आर्थिक व्यवहार समाजासमोर, माध्यमांसमोर आणि मग अनेक गोष्टीला प्रश्नांकित करणारा समोर येऊ नये म्हणून पवार कुटुंबियाच्या वतीनं हे प्रकरण सेटल व्हावेत आणि याच्यात कुठला तरी तडजोडीनं मार्ग निघावा असा भरपूर प्रयत्न झाला। परंतु बँकेच्या उद्दाम प्रवृत्तीमुळे हे प्रकरण तडजोडीने सुद्धा मिटलेलं नाहीये आणि आज घडीला माननीय विभागीय सहनिबंधकाकडून पूर्ण न्याय या कुटुंबाला मिळालेला आहे। लवकरच आम्ही माननीय सहकार कमिशनर साहेबाकडे हे प्रकरण पूर्ण घेऊन बँकेच्या या सगळ्या प्रकरणाची सखोल चौकशी करण्यासाठी सेक्शन 83 साठी अप्लाय करत आहोत आणि जिथे जिथे पवार कुटुंबाला न्याय मिळण्यासाठी जे जे काही करता येईल तिथे योग्य ते पावलं उचलत आहोत। या प्रकरणाची पूर्ण सखोल चौकशी माननीय गुन्हे अन्वेषण शाखेनं, आर्थिक गुन्हे अन्वेषण शाखेनं सुद्धा करावी, संबंधितांवर योग्य ती कारवाई करावी आणि ह्या पवार कुटुंबियांना न्याय मिळावा अशी या समाज माध्यमांकडून माझी संबंधित सर्व स्तरातल्या सर्व विभागांना आणि सर्व खात्यांना माझी विनंती आहे। अशा प्रकारचं बँकेने आणि पतसंस्थेने कुठलेही गैरवर्तन यापुढे तरी करू नये। आधीच मराठवाड्यामध्ये अनेक प्रकार असे उघडकीस आलेले आहेत, त्यामुळे ठेवीदार यांचं हित जोपासताना कर्जदाराचंही हित जोपासणं गरजेचं आहे अशी माननीय जरे साहेबांची सुद्धा काल प्रतिक्रिया यावरती दिलेली आहे। त्यामुळे अशा प्रकारचे अन्याय कोणत्याही बँकेने यापुढे कोणत्याही कर्जदारावर करू नये। FD धारकांसारखा ठेवीदारा एवढाच कर्जदार सुद्धा सन्मानाने वागवल्या जावा अशी समाज माध्यमांकडून मी सर्व बँकांना, पतसंस्थांना, त्यांच्या ठेवीदारांनी त्यांच्या कर्जदारासाठी प्रार्थना करत आहे। धन्यवाद। सर, ये पवार फैमिली विक्टिम है या और ऐसे कस्टमर्स और भी है बैंक के? सर अभी वो तो देखने के लिए वो ना जॉइंट रजिस्ट्रार साहब देख सकते अब भी, इसके लिए जिम्मेदारी बनती है पुलिस डिपार्टमेंट की। तो कितने विक्टिम लोग हैं, ऐसे किस बात किन किन सफर है ये देखने के लिए तो गुन्हे अन्वेषण शाखा ने तुरंत FIR लॉन्च करके बाकी की इंक्वायरी करना जरूरी है। अगर वो नहीं करते हैं, अभी तक तो कुछ किए नहीं उन्होंने, लेकिन अभी करना चाहिए। अगर उन्होंने नहीं करते तो हम माननीय सहकार कमिश्नर के पास जा रहे हैं और फिर सहकार कमिश्नर साहब का ऑफिस और सहकार पूरा विभाग इसकी इंक्वायरी करेगा और फिर सामने आ जाएगा सब। फसवणूक झाली तुमची, बँकेच्या विरोधात काय कारवाई व्हायला पाहिजे? बँकेच्या विरुद्ध सक्त कारवाई व्हायला पाहिजे। अशा प्रकारची कर्जदाराची कधीही फसवणूक होता कामा नये।
मी सहकार क्षेत्रातच वकिली करतो, अनेक बँकांच्या पतसंस्थांच्या पॅनलवरती मी आहे. आपण ठेवीदारांचं हित जोपासण्याची जेवढी काळजी घेतोय त्याच्याही पेक्षा कर्जदारांचं सुद्धा हित जोपासणं गरजेचं आहे, कारण कर्जदाराच्या व्याजांवर हा सगळा बँका आणि पतसंस्थेचा व्यवहार चालत असतो. त्यामुळं न्यायिक बुद्धीनं सगळ्यांना चांगली आणि कायद्याच्या चौकटीत सगळी वागणूक दिली गेली पाहिजे. कारण आपल्या छत्रपती संभाजीनगरमध्ये अनेक बँकेने फसवणूक केलेली आहे. ते संचालक मंडळ हर्सुल जेलमध्ये आहे. यांना पण जेलमध्ये टाकण्याचे तुमचं काही प्रयत्न आहे का? काही मान्य जरे साहेबांचा आदेश पाहता या कर्ज तिन्ही प्रकरणामध्ये खूप गडबडी झालेल्या आहेत. याचे स्ट्रिक्चर्स पास आहेत. आपण सगळ्यांना मी निकालाच्या प्रती दिलेल्या आहेत. आपण त्याचं अवलोकन करावं अशी विनंती आहे. आणि खरोखर हे दोषी आहेतच. म्हणजे आता जॉईंट रजिस्ट्रार साहेबांचा आदेश तेवढ्या निर्णयापर्यंत आलेला आहे, हे प्राधिकरण या निर्णयापर्यंत आलेलं आहे असं जर माननीय विभागीय जॉईंट रजिस्ट्रार साहेब जर बोलतायत तर पोलीस खात्यानं सुद्धा त्याची गंभीर दखल घेऊन तातडीनं गुन्हा नोंदवायला हरकत नव्हता, परंतु आजपर्यंत तसं झालेलं नाहीये. आर्थिक गुन्हे शाखेकडे आम्ही जून महिन्यापासून सातत्यानं फॉलोअप घेत आहोत, पण अजूनही गुन्हा नोंद झालेला नाहीये. पॉलिटिशियन आहेत सर, त्याचा अंदाज आम्ही कर्जदार लोक कसा लावू शकतो? आम्हाला फक्त न्याय पाहिजे म्हणून आम्ही वरिष्ठांसमोर न्यायश्रीत झालो. मान्य जरे साहेबांनी आम्हाला योग्य न्याय दिलेला आहे आणि मान्य उच्च न्यायालयात सुद्धा हे प्रकरण टिकणार नाही. मान्य उच्च न्यायालय सुद्धा मान्य जरे साहेबांनी जो आदेश पारित केला आहे तो 100% कायम करील याची पूर्ण खात्री आम्हाला आहे. सर, याच्यामध्ये आता पूर्ण भारत आपला डिजिटल झालेला आहे. बरोबर. आपलं ऑनलाईन ट्रान्झॅक्शन जेव्हा होत असेल तर आपल्याला मेसेज वगैरे काही आपण पाहतो. दादा, ऑनलाईन पूर्ण डिजिटलायझेशन झालेलं आहे. प्रत्येक एंट्रीचा आपल्याला SMS येतो. पण कोविडच्या काळामध्ये जे कुटुंब हॉस्पिटलाइज होतं, जे कुटुंब फक्त आपल्या वडिलांच्या उपचारार्थ होतं, त्यांनी नाही पाहिले हे झालेले ट्रान्झॅक्शन. त्यावेळी त्यांना SMS का नाही आले माहीत नाही. आणि ह्या सगळ्या गडबडी जेव्हा लक्षात आल्या तिथनं पुढे हा न्यायिक लढा चालू झालेला आहे, जो आजपर्यंत आता समाज माध्यमांसमोर या सगळ्या मीडिया समोर सुद्धा आत्ता आलेला आहे. तुम्ही पोलीस प्रशासनाकडे गेले तर काय तुम्हाला त्यांनी आश्वासन दिलं? काय त्यांनी चौकशी सुरू आहे. आम्ही बीट DTR कडून एक विशेष रिपोर्ट मागू आणि त्याच्यानंतर गुन्हा नोंदविण्याची आमची प्रक्रिया अंतिम टप्प्याला येईल असं शेवटच्या वेळी आम्हाला गुन्हे अन्वेषण शाखेने सांगितलेलं आहे आणि आमचं सातत्यानं फॉलोअप चालू आहे. इमीडिएट रिलीफ क्या चाहते हैं? सर, इमीडिएट रिलीफ तो जो इसमें जिन्होंने बुरा विचार करके, बुरा सोच के जिन्होंने ये फैमिली को परेशान किया है उनको तो सजा मिलनी चाहिए और उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और ऐसा किसी के साथ भी नहीं होना चाहिए. कोई पर्सनल एंगल नजर आता है? सब पर्सनल एंगल का तो बोलना मुश्किल है, लेकिन एक बात सही है, स्कूल की बिल्डिंग जो मॉर्गेज थी, देखो एक अहम जानकारी मैं अभी देता हूं, थोड़ा सा एक महत्वपूर्ण मुद्दा रह चुका था. टोटल लोन था, सैंक्शन लोन था 3 करोड़, बराबर है. उसमें से डिसबर्स कितना हुआ था? 50-50 लाख, मतलब 1.5 करोड़. ये लोन को जो मॉर्गेज प्रॉपर्टी है उसका आज का वैल्यूएशन 40 करोड़ का है. जो 101 का सर्टिफिकेट निकला तब आउटस्टैंडिंग था 2 करोड़. उसके बाद में हम जब ज्वाइंट रजिस्ट्रार साहब के पास गए तब आउटस्टैंडिंग था 2.5 करोड़. तो 2.5 करोड़ के 50% हमने 1 करोड़ 27 लाख भरे. मतलब अभी भी बैलेंस कितना था वैलिड? 1 करोड़ कुछ, बराबर है. बैंक के हिसाब से हमने तो 1.5 करोड़ लिया है, लेकिन बैंक ने जो इलीगल एक्टिविटीज करके जो लोन अकाउंट एक्सट्रैक्ट बड़ा किया है उनके हिसाब से 1.5 करोड़ है. फिर 1.5 करोड़ वसूली के लिए आप कितना प्रॉपर्टी मॉर्गेज रहते हुए भी 72 एकड़ जमीन पे बोझे चढ़ाएंगे? मतलब इनका जो धंधा है वो लेआउट करके छोटे छोटे प्लॉट बेचते हैं. तो ये फाइनेंस नहीं उपलब्ध होना इनको, या इन्होंने फिर बैंक को सरेंडर हो जाना और फिर बैंक ने जो भी बैंक